चले भाई, सभी बच्चों को प्रणाम। और अपेक्षा है आप लोगों से कि कल से थोड़ा सा 2 मिनट का और समय अगर आप मैनेज करके और जल्दी आ जाएंगे तो हम लोग जल्दी सेटल होंगे और जल्दी स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन सब बच्चों को प्रणाम। एवरीबडी इज फिट एंड फाइन, बढ़िया। खाना वाना हो गया अच्छे से? करें शुरू। निकाल ली बुक, नोट्स का पेज निकाल लिया पार्टनरशिप एक्ट वाला? ठीक, स्टार्ट कर। अनीश चौहान, गुड आफ्टरनून बेटा। चल, तो शुरुआत कुछ यूं करेंगे आज कि पिता के कितने बेटे? नकुल, पिता के कितने बेटे? जो बुद्धिमान होगा वो समझ जाएगा कहां से उठाया है प्रश्न। पिता के कितने बेटे? सोचो। 4, 2। क्वेश्चन तो समझ गए? हाँ, क्वेश्चन तो समझ गए। देखो जी, पिताजी के 7 बेटे। कितने? 7। पिता का नाम बोलो। इंडिया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पिताजी का नाम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक। और उनके 7 स्पेशल संतानें। पहली का नाम सेल ऑफ गुड्स, दूसरी का नाम इंडेमनिटी, तीसरी का नाम गारंटी, चौथी संतान, पांचवी, छठी और सातवीं पार्टनरशिप। स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने? 7। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, स्पेशल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप 2, और ये 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 2 और 5 7। और एक है बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप पिता मान लेते हैं। मेटाफोरिकली पर्सोनिफिकेशन कर लो, पोएटिक डिवाइसेस में बात कर रहे हैं। सुनिएगा, तो 7 संतानों में से 5 संतानें आज भी पिताजी के घर में रह रही है। कौन सी 5 संतानें, कौन से 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। ये पांचों आज भी पिताजी के घर में रह रहे हैं। तो कौन सी 2 संतानें अलग होकर अपना घर बसा चुकी हैं? सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स आजकल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स नहीं कहलाते, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहलाते हैं। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप आजकल स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप नहीं कहलाते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहलाते हैं। मतलब दोनों का ब्याह हो गया है, इसलिए दोनों ने अपना अलग अलग घर बसा लिया है। हर किसी का ब्याह हो जाए तो अलग घर नहीं बसा लेता है, वो बस कुपुत्री होते हैं जो ब्याह के बाद अलग घर बसा लेते हैं। समझ रहे हो? एक चीज नोटिस किया आपने, जितने भी बच्चों का अलग घर बसता है ब्याह के बाद ही क्यों बसता है? कौन है वो जिसके कारण ये हुआ? समझ गए क्या? मम्मी को याद मत करो। बोले मम्मी के आने के बाद ऐसा हुआ। देखो, ये तो बात की बात है। खैर, होता यह है कि जब किसी मुद्दे को लेके लॉ मेकर्स को ये लगता है कि यार ये मुद्दा एक अपने आप में बड़ी चीज़ है, इसको छोटे से किसी लॉ में एक पार्ट के तौर पे रखने के बजाय हमको इसका खुद का एक एक्ट ही बना देना चाहिए, तो वो उसका एक्ट बना देते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट क्यों बनाया उनने? क्योंकि पार्टनरशिप एक बड़ी चीज़ है, काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और सेल ऑफ गुड्स का क्यों बनाया? क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके ट्रांजेक्शन बहुत वाइड स्प्रेड और नंबर में होते हैं। रोज ही कुछ ना कुछ खरीदता बिकता है। मतलब आप दुकान पे जाते हो, चाहे सब्जी की दुकान पे जाओ, कपड़ों की दुकान पे जाओ, ऑनलाइन खरीदो, कुछ भी जाओ, आप खरीद के ही लाते हो। दिन भर सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं कुछ गुड्स ही खरीदते रहते हो। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए जो है सेल ऑफ गुड्स का अलग एक्ट बना दिया। अभी वो पेरेंट्स देखने आए थे पीछे, तो मैंने बात पलट दी। अब पूरी बात करता हूँ, रुको अभी। अच्छा नहीं लगता ना, उसके साथ मम्मी भी थी, पापा मम्मी दोनों आए थे बच्चे के साथ। बुरा मान जाती आंटी जी। तो प्रश्न तो वही है कि ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद ही आदमी अलग होता है? ये प्रश्न तो है ना यार, इस पे कोई विचार ही नहीं कर रहा है। कभी देखा आपने 2 भाई, दोनों कुंवारे, और दोनों में इतना झगड़ा हो गया कि अब दोनों ने घर बदल लिया, अलग अलग घर में रह रहे हैं? 99% नहीं, 1% एक्सेप्शन हो सकता है, कोई पागल ही हो, ऐसा जनरली नहीं होता है। पर जब जब अलग हुए हैं 2 भाई,
शादी के बाद। माता पिता से अलग हुआ बेटा कब? शादी के बाद। तो कोई तो है इसमें कारण, कौन है कारण जल्दी बताओ। शर्मा मत, बताओ ना। पापा कब अलग हुए थे बड़े पापा से? आप सब जानते हो। तो इसमें गलती किसकी है? फिर शर्मा रहे हो, बोलो ना गलती किसकी है? गलती है उस आदमी की जो कल की आई हुई नई औरत के पीछे अपने इतने साल के पुराने रिश्ते छोड़ के बैठ गया। गलती उस आदमी की है ना। अपन काय को लेडीज की गलती बताओ यार, बात समझ नहीं। लेडीज के साथ पंगा ही लेने का, गलती हमेशा आदमी की। एक वाइफ इज रॉन्ग, हस्बैंड इज रॉन्ग, हस्बैंड इज रॉन्ग, हस्बैंड इज रॉन्ग। भाई समझ में आ गई? तो मजाक की बात थी, क्लास का थोड़ा माहौल बना दिया। लंच के बाद आए हो, नहीं तो सो जाते अभी। तो अब माहौल बन गया है, बात सुनो। तो मुद्दा ये है कि ये दोनों एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग निकल के बन गए। और अब अलग निकल के बन गए तो इस एक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी जो आज भी ट्रेसेस तो वहीं होंगे ना, ट्रेसेस तो रह ही जाते हैं, निशान कदमों के। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं इन दोनों एक्ट्स में, पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स में, जो आपको अगर यहाँ नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उनका रेफरेंस देख लेना, उनका मीनिंग ढूंढ लेना, और वहां मिल जाए तो वो मीनिंग यहाँ लगा देना। चलो, ये तो एक लाइन थी जो मैंने कल पढ़ा दी थी, मैं थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ रहा था। मुद्दे की बात यह कि क्या इस लाइन को कहीं एक आध जगह प्रूव कर पाऊंगा मैं? पूछो, कहीं एक आध जगह प्रूव कर पाऊंगा इस लाइन को? पूछो तो सही। हाँ करूंगा, ठीक, बहुत जल्दी करूंगा। बस याद रखना कि सर ने एक बात बोली थी कि इस लाइन को मैं एक जगह प्रूव करूंगा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं आज का कामकाज। डेफिनेशंस अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही है ये सब चीजें। पार्टनरशिप की डेफिनेशन है सेक्शन 4 में। कहाँ है? सेक्शन 4 में। और सेक्शन 4 जो है उसमें पार्टनरशिप की भी डेफिनेशन है फर्स्ट पैरा में। उसके बाद सेकंड थर्ड पैरा में ये पार्टनर, फर्म और फर्म नेम, इनकी भी डेफिनेशन है। तो बेसिकली पार्टनरशिप की, पार्टनर की, फर्म की और फर्म नेम की, इन सबकी डेफिनेशन किस में है? सेक्शन 4 में ही है। तो फर्स्ट पैरा प्रॉपरली पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। उसके बाद पार्टनर्स कौन होते हैं, फर्म किसे कहते हैं और फर्म नेम किसे कहते हैं। तो अभी हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन तो कल करना करेंगे स्टार्ट। आज अपन ये देख लेते हैं 2-3 डेफिनेशंस। पार्टनर किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं और फर्म नेम किसे कहते हैं। और सबसे लास्ट में आज अपन ये सेकंड नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे। चलो, तो पहला पॉइंट, पार्टनर की डेफिनेशन। Persons who have entered into partnership with one another are individually called partners। अब यही डेफिनेशन आप फर्म की भी देखो। Persons who have entered into partnership with one another are collectively called firm। आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों डेफिनेशन सेम है, सिर्फ एक एक वर्ड का अंतर है? एकदम डिट्टो सेम है, एक वर्ड बदल दो तो दो अलग अलग सेंटेंस बन रहे हैं। इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। अब सुनो, देखिएगा, सॉरी, कार्ड्स, ये पढ़ चुके क्या? हाँ, तो ये जो अपने हाथ में डेक ऑफ कार्ड्स रहती है, ये ग्रुप ऑफ कार्ड्स हैं, कलेक्टिवली नोन एज डेक ऑफ कार्ड्स, और इंडिविजुअली हर एक पत्ता इज नोन एज कार्ड। एक रूल देता हूं सोचने का, लॉ में काम आएगा। हर चीज का एक इंडिविजुअल अस्तित्व है, उसका भी एक नाम है, और जब वो ग्रुप में होती है तो उस ग्रुप का भी एक नाम होता है। जैसे वुल्फ, 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 इंडिविजुअली कॉल्ड वुल्फ, कलेक्टिवली नोन एज पैक ऑफ वुल्व्स। इंडिविजुअली कॉल्ड लायन, 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 ये 4 लायन है तो हर एक लायन है इंडिविजुअली। कलेक्टिवली दे विल बी नोन एज प्राइड। इंडिविजुअली कॉल्ड लायन, कलेक्टिवली कॉल्ड प्राइड। इंडिविजुअली यू आर स्टूडेंट, collectively you will be known as class। individually guitarist, pianist, collectively band, orchestra। अरे समय तो हर चीज इंडिविजुअली इज नोन एज प्लेयर, कलेक्टिवली दे आर नोन एज टीम। तो मतलब हर चीज का इंडिविजुअली पेज, कलेक्टिवली बुक, है ना। तो इंडिविजुअली डायरेक्टर, कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अरे ना, मतलब ये रीजन बन गया, एक दिमाग में लॉजिक बन गया क्या, कि हर चीज का, हर वो चीज जो ग्रुप में पाई जाती है, हर वो चीज जो ग्रुप में पाई जाती है, उसका ग्रुप में कलेक्टिवली उस ग्रुप का भी एक नाम होता है, और ग्रुप का जो वो कंपोनेंट है वो अगर इंडिविजुअली दिख जाए तो उसका इंडिविजुअली भी एक स्टेटस होता है, उसका वो भी एक नाम होता है, ठीक। तो ये सारे पार्टनर्स जब कलेक्टिवली हमको रेफर करना हो कि भाई ये कौन, सब, तो बोले पार्टनर्स। कलेक्टिवली बोले तो ये सब
पार्टनर्स। और इंडिविजुअली एक एक को पिन पॉइंट करो कि तू कौन, बोले सॉरी, इंडिविजुअली पार्टनर्स, कलेक्टिवली फर्म। तो जब सारे एक साथ मिले तो क्या बोलेंगे, फर्म। और इंडिविजुअली पिन पॉइंट करना हो, ये रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम दास, तो क्या बोलेंगे, ये पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर, ये पार्टनर, ये पार्टनर, ये सब पार्टनर्स हैं। और जब बोलना हो कि ये आए, कौन आई, बोले फर्म आई। कलेक्टिवली बोलना हो तो फर्म। ये हो गया। मतलब लॉ ऐसे डिटेल में जाना पड़ेगा अपने को, इस तरह से बात करनी पड़ेगी। एक बात अभी यहाँ भी खत्म नहीं कर रहा हूँ मैं। अब एक काम करो, हम एक दूसरे के साथ, हम सब एक दूसरे के साथ राज यानी कि सीक्रेट शेयर करते हैं। हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हाथ ऊपर करो। बिटिया, वी ऑल शेयर सीक्रेट विथ ईच अदर। गलत। हाँ, अगला। We share all the secrets with each other. हाँ, गलत, सॉरी रुचि। हाँ, और सही है। घबरा गए थे क्या? सही है ना? वी ऑल शेयर सीक्रेट्स विथ, या ऑल ऑफ अस शेयर सीक्रेट्स विथ ईच अदर, चलेगा। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हिंदी बोलो। वी लव ईच अदर। गलत, सही बोलो। सही है क्या? कॉन्फिडेंस रखो। यहां अच्छा खा गया, ये गलत है। वी लव वन अनदर। क्या आएगा? वन अनदर आएगा, क्योंकि यहां कुछ बट नहीं रहा है ना, ऊपर तो बट रहा था ना, शेयर कर रहे हैं। ईच इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जब चीजें बट रही हो या चीजें शेयर हो रही हो, उस सेंस में यूज करते हैं हम ईच का। लेकिन एक के लिए क्या वर्ड इंग्लिश में है? वन। दूसरे के लिए अनदर। एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक के लिए ईच भी होता है, पर ईच का अर्थ प्रत्येक होता है। ईच मीन्स प्रत्येक, और वन मीन्स एक। तो जहां कुछ बट रहा हो वहां तो हम एक के लिए प्रत्येक का सेंस लेके ईच अदर कर सकते हैं। यहां भी एक था, लेकिन हमने ईच यूज किया क्योंकि ये शेयरिंग के सेंस में था, प्रत्येक के साथ बांटते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर जो एक था, ये प्रत्येक नहीं है। कुल तो दो लोग हैं वैसे भी, है ना, और कुछ बट नहीं रहा है ना, मुद्दा ये है। तो यहाँ क्या आएगा? वन अनदर। अब डेफिनेशन पे जाओ, नया तरीका है लॉ पढ़ने का। अभी मैं आपसे कहता ना हिंदी में, वो लोग जो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में एंटर करते हैं उन्हें पार्टनर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो आप बोलते दोज हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ ईच अदर आर कॉल्ड पार्टनर्स। और यहाँ गड़बड़ हो जाती है, ईच अदर नहीं आएगा, क्या आएगा? persons who have entered into partnership with one another are called partners। बस ये बाहर मत जाने देना इस क्लास के कि हम कहाँ जाके काम कर रहे हैं ना। लोगों को पता नहीं लॉ पढ़ते पढ़ाते कैसे हैं, आपको मालूम पड़ेगा, बस मजाक नहीं कर रहा हूँ। पहुंची क्या बात? persons who have entered into partnership with one another, मतलब वो लोग जो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, किसके साथ? एक दूसरे के साथ। वो सब क्या कहलाते हैं? हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली पार्टनर कहलाता है, और वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। ये तो बात खत्म हो गई, बात रटने की जरूरत ही नहीं, डेफिनेशन है ना। अब इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया है कि एफर्टलेसली अपने आप दिमाग में बैठ गए। घर जाके ऐसा तो नहीं करना है। हाँ,
ये तो नहीं करना है ना, ये छिछोरबाजी स्कूल में कर ली जितनी करनी थी, अब नहीं है ना समय करने का, प्रोफेशनल एग्जाम है। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली फर्म। खत्म, आगे बढ़ो। अगला अगला जो टॉपिक है वो है फर्म नेम। आओ इस पे, ये दो एक साथ हो गई, कलेक्टिव और इंडिविजुअली, बस इतना अंतर था। फर्म नेम, द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। चलो तो बताइएगा, ए बी और सी ये तीन क्या हैं, पार्टनर है। अगर ये तीनों एक साथ आए और उनको कलेक्टिवली हमको बोलना हो, रेफर करना हो कि ये आ रही, तो क्या बोलेंगे, फर्म। और ये रहा पार्टनर, ये आ रहा पार्टनर, वो जा रहा पार्टनर, तो इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। और इनकी फर्म का नाम क्या है, हाँ फर्म का नाम क्या है, अल्फा एंटरप्राइजेस। तो क्या अल्फा एंटरप्राइजेस इनका नाम है कि इनने जो कलेक्टिवली एक फर्म बनाई है उस फर्म का नाम है। तो फर्म का नाम ऊपर लगाए बोर्ड, तो इस नाम के अंडर ये बिजनेस चलता है, इस नाम के तहत ये बिजनेस चलता है। तो द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, दैट नेम इज नोन एज फर्म नेम। अब ठीक है, तो कुल तीन चीज हो गई। वो लोग जो पार्टनरशिप में एंटर हुए एक दूसरे के साथ, वो इंडिविजुअली पार्टनर हैं, वो कलेक्टिवली फर्म है, और उस फर्म का वो जो नाम है, जिस नाम के तहत वो बिजनेस चलाते हैं, वो नाम फर्म नेम है। और फर्म नेम कुछ भी रख सकते हो आप। अब इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं, फर्म नेम पे सिर्फ अपन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्या पार्टनरशिप फर्म के नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी या ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ लिखना कंपलसरी होता है क्या? कंपलसरी छोड़ो, लिख ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम के अंत में लिखते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड के नाम के अंत में लिखते हैं, ये ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम के अंत में लिखते हैं, और ये एलएलपी के नाम के अंत में लिखते हैं। अच्छा, तो पार्टनरशिप के नाम के अंत में क्या लिखते हैं? तो बोले पार्टनरशिप के नाम के अंत में पार्टनरशिप लिखते होंगे। बोले नहीं, ऐसा नहीं लिखते हैं। तो बोले क्या लिखते हैं? तो बोले ट्रेडर्स लिखते हैं। बोले ये भी ज़रूरी नहीं। बोले एंटरप्राइजेज लिखते हैं। बोले ये भी ज़रूरी नहीं है। एसोसिएट्स लिखते हैं। बोले ये भी ज़रूरी नहीं है। एंड कंपनी लिखते हैं। बोले ये भी ज़रूरी नहीं है। बोले जो लिखना चाहो लिख दो, नाम को लेके कोई गाइडलाइंस नहीं है। बस ये मत लिखना, क्योंकि ये सब नाम स्पेसिफिकली अपने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आगे लिखते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म का नाम ऐसा हो सकता है क्या? अल्फा एंटरप्राइजेस, हाँ। बीटा ट्रेडर्स, हाँ। गामा पान सदन, चलेगा। डेल्टा सेव भंडार, हंसी की बात नहीं है, मेरी बात सुनो। आप कुछ भी नाम रख लो ना, आपके नाम के अंत में भंडार आ रहा हो, सदन आ रहा हो, ट्रेडर्स आ रहा हो, एंटरप्राइजेस आ रहा हो, ये तो छोड़ो। प्रियाज, बस आगे कुछ भी नहीं, कोई सफिक्स नहीं, कोई प्रीफिक्स नहीं। आजकल चलते हैं ना ऐसे नाम, टैकी, प्रियाज, फिर नीचे द बुटीक, सुने आपने ऐसे नाम? बड़े से कूल साउंड करते थोड़ा सा, तो ये ऐसे भी नाम रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये भी पार्टनरशिप है। हो सकता है प्रिया और प्रियंका दोनों ने मिलकर खोला हो, लेकिन प्रिया के नाम से खोल लिया, शुरुआत उसने करी थी पहले, इसलिए। तो पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है? प्रियाज। अब इसमें तो कुछ भी नहीं आगे, सदन भंडार, सेंटर में हो तो सेंटर, कॉर्नर में हो तो कॉर्नर, होता है ना दुकान का नाम, फलाना नमकीन कॉर्नर, फलाना नमकीन सेंटर। तो दुकान सेंटर में हो गली में तो सेंटर, कॉर्नर में हो तो कॉर्नर, बहुत बड़ी हो तो भंडार। ठीक, जो नाम रखना रखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप के नाम को लेके कोई गाइडलाइन नहीं है। नाम में सफिक्स प्रीफिक्स कुछ भी रख सकते हो, बस इतना ध्यान रखना। कुछ छोटी सी जो गाइडलाइन है वो इतनी सी है कि आपका नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी कंपनी, एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम के साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इनफैक्ट ट्रेडमार्क का अलग पॉइंट बनाता हूं, किसी के ट्रेडमार्क को तोड़ने वाला, ट्रेडमार्क को वायलेट करने वाला नाम नहीं होना चाहिए। वायलेट समझते हो? वायलेट मतलब उल्लंघन, वायलेट कलर नहीं, हाँ, वायोलेट इंग्लिश वर्ड है। वायोलेट मीन्स उल्लंघन करना, तोड़ना। लॉ का क्या किया किसी व्यक्ति ने? वायोलेशन, मतलब तोड़ा, उल्लंघन किया। ठीक, समझाता हूं सारे पॉइंट।
अनडिजायरेबल का क्या अर्थ है? डिजायरेबल मतलब, डिजायर मीन्स इच्छा, वांछा, कामना। और अनडिजायरेबल, तो डिजायरेबल मतलब जिसकी इच्छा की जा सके, और अनडिजायरेबल मतलब जिसकी इच्छा नहीं की जा सकती किसी के भी द्वारा। एक नॉर्मल आदमी इस तरह के नाम की इच्छा नहीं कर सकता, उसको क्या बोलते हैं? अनडिजायरेबल। ठीक, तो ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं जो कि अनडिजायरेबल है। हाँ, गाली गलौज के जितने भी नाम है वो सब अनडिजायरेबल है। कोई व्यक्ति अपनी दुकान का नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम रेपिस्ट एंटरप्राइजेस रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। मर्डरर एंटरप्राइजेस नहीं, किडनैपर्स नहीं। क्यों? ये सारे नाम कैसे हैं? अनडिजायरेबल। मजाक नहीं, हाँ, जेन्युइनली अनडिजायरेबल है ना। कोई एक आम आदमी रखेगा क्या ऐसे नाम, घटिया नाम? नहीं। चलो ये छोड़ो, बाकी जितने भी आप गाली गलौज करते हो, ब्रिजेश कुमार लोधी, है ना, माखन चतुर्वेदी मुंह से मत बुलवाओ, मेरी बात सुनो। अपन सब सभ्य लोग हैं, रिकॉर्डिंग होती है, अच्छा नहीं लगता है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अब फालतू बात मत करना। सब स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो, और जितना मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा गंदा गंदा सुनते हो, खुशी खुशी खाते खाते, है ना। तो सीधे बनना मत मेरे सामने। हाँ तो मुद्दा ये है कि क्या वो जितनी भी गाली गलौज है उस नाम से दुकान का नाम रख सकते हो क्या आप? हैं? नहीं। आजकल चला है, वैसे चलन चला है। इंदौर में एक दुकान है, हमारे राजमोहल्ला में, घुमाश्ता नगर रहता हूँ, राजमोहल्ला में एक दुकान है, खराब चाय। एनीबॉडी? खराब चाय। तो आजकल रखने लगे लोग। इंदौर उज्जैन रोड पे सावेर की तरफ एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है हिचकी। ये वाली हिचकी रेस्टोरेंट। अब हिचकी नाम रख रहे भाई, रखो। ये इतना भी अनडिजायरेबल नहीं है। खराब चाय भी बोल दो तो इतना अनडिजायरेबल नहीं है। क्यों? खराब ही बोला ना। लेकिन अगर, अच्छा इतना गंदा मत सोचो, वहां मत जाओ, इससे कम। मैं तो छोटा वाला बोल रहा था। वैसी वाली भी गाली हो तो चलेगी क्या? नहीं चलने वाली। तो नाम कैसा होना? डिजायरेबल होना, अनडिजायरेबल नहीं होना, पहला। दूसरा, किसी कंपनी या एलएलपी के नाम के साथ मैच नहीं कर सकता। मैं मेरी पार्टनरशिप का नाम रिलायंस रखूं क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज रख दूं? तो यार ये तो गलत हो जाएगा ना। मतलब ये तो एक्चुअली दोनों पॉइंट एक जैसे ही हैं, भले ही मैंने इनको 3 कर दिया, 2 में आ जाएंगे। क्योंकि वो रिलायंस किसी का ट्रेडमार्क भी है। अगर मैं रिलायंस इंटरप्राइजेज नाम के आज दुकान खोल लूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो को देखा है मैंने पहले कहीं, है ना। हाँ, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम से कोई दुकान खोल लूँ इंदौर में, पार्टनर में और मेरा दोस्त पार्टनर, तो लोगों को क्या मिसकंसेप्शन हो सकता है इसको लेके कि यार वो मुकेश अंबानी का कोई वेंचर होगा यार रिलायंस नाम से, तो और रिलायंस के प्रोडक्ट तो अच्छे होते हैं, तो भीड़ पड़ जाएगी, तो उनके नाम से मेरा व्यापार चल पड़ेगा, तो उनके नाम का फायदा मैं कमा लूँ, ये भी गलत है। और मान लो कि मैं घटिया प्रोडक्ट दूं, तो साला लोग बदनाम उसको करें कि साला रिलायंस, मेरे को तो लगा ही था रिलायंस का काम बहुत खराब है यार, तो आज के बाद रिलायंस की कोई चीज़ ही नहीं खरीदना। हर लिहाज से नुकसान तो उसको ही है ना। अरे बस में तो किसी और का जो वैसे ही फेमस ट्रेडमार्क है या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, उस नाम का इस्तेमाल करके आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चला सकते। आई बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो कहने का तात्पर्य है कि नाम कैसा होना पार्टनरशिप फर्म का? डिजायरेबल, कंपनी और एलएलपी के नाम के साथ मैच करने वाला नहीं होना चाहिए, और किसी के ट्रेडमार्क का वायलेशन या उल्लंघन करने वाला नाम भी नहीं होना चाहिए। इतना आया समझ में? इसके अलावा नाम के अंत में कुछ भी लगाओ आप, है ना, आप एंटरप्राइजेस लगाओ, सदन लगाओ, एसोसिएट्स लगाओ, एंड कंपनी लगा दो, है ना। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अच्छा ये सब इसलिए बता रहा हूँ इतनी डिटेल में, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं। जब मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो मेरा काम करते हैं, पूरा मेरा संभालते हैं, उनकी फर्म का नाम है, जो भी नाम नहीं बताऊंगा, ए बी, जो भी एबीसी एंड कंपनी है, चलो बता दो, जीवीपी एंड कंपनी, चलो जीवीपी एंड कंपनी। तो वो 3 पार्टनर है, गौरव, विनम्र और पी से कौन था यार, पता है, मेरा तो काम विनम्र भैया करते हैं, सन्ना। तो उनकी फर्म में कितने पार्टनर हैं? 3, जीवीपी एंड कंपनी। अब एक मजे की बात और, बहुत जगह ऐसा देखने में आता है कि पार्टनर्स अपने इनिशियल्स लेके फर्म का नाम बना लेते हैं। जैसे मान लो 4 पार्टनर हैं, दान्य, सौरभ, अक्ष, तो सौरभ, अक्ष और दान्य। सैड एंड कंपनी, सैड एसोसिएट्स, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि ऐसा नाम भी चलता है क्या? ऐसा नाम भी चलता है, ये तो ठीक है, मेरी बात सुनो। क्या मीनिंगलेस नाम भी चल सकता है? मीनिंगलेस नाम भी चल सकता है, नाम को लेके कोई गाइडलाइन नहीं है। मीनिंगलेस नाम कैसे हो सकता है? हैं? इंडियाज गॉट लेटेंट, मीनिंगलेस बातें हो रही थी वहां पे
लेटेंट मतलब छुपा हुआ, लेटेंट का अर्थ क्या होता है? छुपा हुआ। पर उन्होंने कुछ भी छुप के कहाँ करा, सब तो मुंह से बोल दिया। अरे जो माता पिता छुप के करते वो भी बोल दिया। गंदगी समझ रहे हो? अब जब सबको मालूम ही है कि प्रकरण क्या है तो उसके मजाक तो उड़ाई जा सकती है। गंदे लोगों के मजाक उड़ाने में कोई पाप भी नहीं है। वैसे उसने सॉरी बोल दिया, मैंने ट्विटर पे देख लिया है रणबीर अलाहाबादिया का, अपन ने माफ कर दिया, कोई बात नहीं। खैर, इंसान से गलती होती है, इससे बड़ी बड़ी गलतियां लोगों ने करी, आई ना समझ में बात? अगर कोई माफी मांग रहा है तो माफ तो करना पड़ेगा ना यार। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बोलो हाँ, एक्सेप्ट कर लेना भाई। अगला एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं भी फाड़ देता उसकी। मैं भी कुछ लिखता मतलब इंटरनेट पे कि भैया गलत हो रहा है सब। माफी मांग ली अगले ने तो माफ कर दो यार, कितना आसान तो है, कोई बात नहीं, चलता है। खैर, वापिस आओ, ये सब छोड़ो। तो कुछ भी उठ पटांग नाम, जैसे कार्ल्सबर्ग, एक ब्रांड, नाम सुना है कार्ल्सबर्ग? अब कार्ल्सबर्ग का कोई मीनिंग नहीं है, पर नाम तो नाम है, आप ये रख लो। तो मीनिंगलेस नाम चलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अनडिजायरेबल नहीं हो, किसी और के ट्रेडमार्क का या किसी और कंपनी एलएलपी के नाम से मैचिंग नहीं होना चाहिए। बस इतनी ही गाइडलाइन है नाम को लेके। अब मुझे ये लाइन देख के बता दो कि क्या फर्म नेम का जो टॉपिक है इस पे जितना लिखा है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्चुअली आता है क्या? पढ़ के बताओ फटाफट से। 17 मिनट बचे, फिर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको बढ़िया। ऑनलाइन बच्चों को आया समझ? आगे बढ़े। अगला टॉपिक है द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट डीम्ड टू बी पार्टनर्स। चलो, 999 पढ़ाऊं कि 1 पढ़ाऊं? पास हो जाओगे 999 में, चिंता मत करो। पूरे भारत में बच्चे पास होते हैं, कोई तोप नहीं हूं मैं कि मेरे बच्चे पास होते हैं। तो 999 से भी काम चल सकता है। बोलो, 1 ही करने दें, पूछ पूछ के पढ़ाऊंगा। 1 करें ना तो फिर डिटेल में जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ब है, वर्ब जिसे कहते हैं हम डीम। क्या वर्ब है? डीम, DEEM, DEEM। डीम का अर्थ क्या होता है? डीम का अर्थ होता है मानना। वैसे डीम का अर्थ पाना भी होता है, पाना या लेना के सेंस में, ठीक। इसलिए जब आप अपनी कोई चीज़ वापस लेते हो तो उसको बोलते हैं ना रिडीम करना है मुझे। क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स रिडीम करना है ना। डिवेंचर रिडीम करना है, रिडीमेबल। तो डीम के 2 अर्थ हैं, है ना। तो डीम यानी अपनी चीज़ लेना भी होता है, और री लगा दो तो दोबारा लेना होता है, ठीक। वो रिडीम या रिडेम्पशन अलग है। यहाँ मैं जो वर्ब आपको दे रहा हूँ वो कौन सी वर्ब है? दूसरी वाली डीम। और डीम का अर्थ क्या है? मानना, मानना, अर्थ लगाना, अज्यूम करना। कौन सा वाला डीम? अज्यूम करने वाला डीम। अज्यूम तो मालूम है ना इंग्लिश वर्ब है, अज्यूम, बहुत सही। तो डीम का अर्थ अज्यूम करना, मान लेना। चलो वाक्य में प्रयोग करते हैं। आप में से कौन सबसे शैतान लड़की है? सर बहुत मस्तीखोर हूं मैं। खुद ही बता दो, देखो जल्दी, टाइम नहीं रहता है, जल्दी खुद ही बता दो। एग्जाम्पल में लेने के लिए चाहिएगी मुझे, इसलिए। सबसे शैतान लड़का कौन है? चालाकी मत करो, देखो मेरे साथ। मनोज सर को खबर कर दूंगा, मनोज सर फिर एग्जाम्पल बनाएंगे तुम्हारे ऊपर, फिर 12 बज जाएगी। हाँ तू है? हाँ, क्या नाम तेरा? शिवम। शिवम शैतान लड़का है। तो शिवम, लेकिन क्लास में बैठा है तो सीधा दिख रहा है। तो सेंटेंस मैंने यूं बनाया कि शिवम एट फर्स्ट आई डीम्ड यू एज ए सिंसियर स्टूडेंट। मतलब शुरू में तो मैंने तुझे क्या माना, क्या अज्यूम किया तेरे बारे में कि तू एक सिंसियर स्टूडेंट है, बट यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। आया? तो डीम जो हम करते हैं, अज्यूम करते हैं, वो सही भी निकल सकता है, गलत भी निकल सकता है, वो बात की बात है, पर कुछ तो डीम करते हैं ना, कुछ तो अजम्पशन लगाते हैं। तो डीम मतलब मानना, अज्यूम करना। अब पास्ट टेंस क्या बनेगा इसका? डीम्ड। पास्ट टेंस बनेगा डीम्ड। अच्छा, अब डीम्ड के आगे नॉट, नॉट लगा दो तो क्या बन जाएगा? नॉट डीम्ड। तो नॉट डीम्ड का अर्थ क्या हुआ? मत मानना, ऐसा अज्यूम मत करना, ऐसा डीम मत करना। यहां तक पहुंचे? ठीक। अब सेंटेंस में डालो इसको वापस से। द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट डीम टू बी पार्टनर्स। मतलब आगे जिन 2 पर्सन्स के या जिन 2 ग्रुप्स के नाम लेने वाले हैं, इन्हें पार्टनर अज्यूम मत करना। मतलब ये पार्टनर नहीं है, ये जो है बस वही हैं, ठीक। ये पार्टनर्स
नहीं है। तो कौन दो पार्टनर नहीं है? तो बोले पहला, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स जो साथ में बिजनेस करते हैं। आपने सुन रखा है नाम पहले भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बराबर, ये साथ में बिजनेस करते हैं पर ये पार्टनर नहीं है। और दूसरा, बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस टुगेदर, ये भी पार्टनर नहीं है। तो याद करो फटाफट से, पहला हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स के साथ में बिजनेस करने वाले मेंबर्स, और दूसरा हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ बर्मीज बुद्धिस्ट फैमिली या बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक, आ गया समझ में अच्छे से? ये 999 था। ठीक, अब मैं चालू करूं मेरा, इसमें काम हो जाएगा आपका पास होने जितना। थोड़ा सा रट लेना, एग्जाम में लिख के आ जाना। अब मैं चालू करता हूँ, करूँ चालू? बटन दबा। यहाँ है क्या? अच्छा, मैंने यूं कर रखा था, तेरे को लगा यहाँ है बटन। स्टार्ट कर। बाकी सब मजाके हैं और कोई अहंकार नहीं है, पूरी विनम्रता के साथ पढ़ेंगे। पर इतना तो दम से कहना पड़ेगा ना कि अपन जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपन कर रहे हैं, है ना। एक होती है गर्वोक्ति, एक होती तथ्योक्ति। ये भी छोड़ो, अहंकार और गर्व में क्या अंतर है? अगर मैं खूब मेहनत करता हूँ तो मैं गर्व कर सकता हूँ अपने आप पे, मैं गर्व कर सकता हूँ आप पे, हम गर्व कर सकते हैं अपने देश पे। मुझे भारत पे घमंड है कि मुझे भारत पे गर्व है। तो गर्वीला तो हर इंसान को होना चाहिए ना जिंदगी में। आपकी पर्सनैलिटी में विनम्रता हो अंदर बाहर, लेकिन जब आप अपना काम करो तो पूरे गर्वीले होके करो ना यार। यू शुड बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर इनटू समथिंग। बोलो हाँ। तो प्राइड होना चाहिए, प्राउड, बराबर ना। तो इसलिए अगर ऐसी कोई बात हो तो इसको कुछ और अभी जज कर लो, और कर लो, 15 दिन बाद तो समझ जाओगे ना कि कोई प्राइड वाइड ऐसा घमंड वाली बात नहीं, पर दम से करेंगे। ठीक, तो ध्यान से सुनो। करूं मैं 1? अब मजे की बात, ये जो लाइन है ये तो बहुत आसान है इंग्लिश से हिंदी करना। डीम भी पढ़ा दिया, चलो डीम का डीम्ड वर्ब सब पढ़ा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है सब, ये भी कोई नहीं कर रहा है। पर मजा ये है कि ये लाइन लिखने की नौबत क्यों आई, इस पे चर्चा नहीं करी तो मजा नहीं आएगा ना यार। अब लॉ मेकर ने लाइन तो डाली, क्या लाइन डाली? द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट डीम टू बी पार्टनर्स। पर इसके पीछे एक वाई है, वो वाई नहीं बताया, वो वाई खोजना पड़ेगा अपने को कि ये लाइन डालनी क्यों पड़ी। तो अब मैं आपको सोचना सिखाता हूं। वो वाला एग्जाम्पल दे दें इनको। अच्छा, तो आप में से सबसे छपरी लड़का कौन है, जल्दी बताओ। टाइम कम है तो जल्दी बताया करो। अच्छा, किसी के पास वो वाली बाइक है क्या, विनम्र बाइक? एनीबडी हैविंग विनम्र बाइक? विनम्र बाइक मालूम है कौन सी होती है? विनम्र आदमी कैसा होता है? सबके सामने झुक के बात करता है। बोलो हाँ। तो विनम्र बाइक वो बाइक होती है जिसमें आदमी झुक के चलाता है। समझ गए विनम्र बाइक किसको बोलते हैं? विनम्र बाइक किसके पास है आप में से किसी के पास? जिसमें पीछे वाला बैठ ही नहीं सकता सीधा, आपके ऊपर टिकना ही पड़ेगा उसको, पीछे वाली सीट यूं रहती है। R15 वगैरह है किसी के पास? बोलो ना, शर्मा के रहे हो। KTM, छपरी कोई नहीं है? चलो मेरे पास है, मान लो। मेरे पास भी नहीं, मेरे पास तो पैशन प्रो है, वो भी मैं दूर खड़ी करता हूँ। बच्चे मजाक उड़ाते हैं सर इससे आते हो, इसलिए मैं कहा छोड़ो यार, मेरे टायर टायर की हवा निकाल देते हैं इनके बीच में, तो मैं अलग ही खड़ी करता हूँ दूर। खैर, क्या बोल रहा था मैं? छपरी बाइक। ठीक, छपरी बाइक पे, हाँ डर मत बोलो मेरे को मत ले लेना एग्जाम्पल में, पहले ही कल का अभी तक नहीं उतरा मेरे को गुस्सा। घर जाके बताया तो नहीं ऐसा बोल रहे थे सर? सही में बताया क्या नाम है तेरा? योगेश। ये योगेश, अपन सबकी क्लास खत्म हुई, सब साथ में नीचे उतरे, योगेश और हम भी साथ में उतर रहे थे, सभी बच्चे बच्चियां साथ में थे। तो योगेश गया और पार्किंग लॉट में गया, पार्किंग से अपनी बाइक निकाल के लाया, सर्र से तेजी से विनम्र बाइक लेके आया। 2 मिनट बाद इसके पीछे एक लड़की आई और वो भी पीछे बैठ गई। अच्छा, बैठते से इसके ऊपर झुक गई पूरी, और इसने भी एकदम से गियर मारा और गाड़ी फर्राटे से दौड़ाई। दौड़ाई तो लड़की इसके ऊपर और पूरी तरह से झूम गई। अब इतनी ज्यादा चिपक गई कि हवा भी पास नहीं हो रही दोनों के बीच में से। सुन, अच्छा फील मत करो, समझ में? बिगड़े बच्चों। अच्छा, मैं वहीं खड़ा हूं और मेरी आंखों के सामने से ये योगेश निकला सर एकदम। अब मेरे मन में भाव आया, बताता हूँ क्या। शिव 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 शिव, ये आजकल के बच्चे क्या हालत है बताओ। देखो, एक हम थे और एक ये हैं। हमारे ज़माने में तो साइकिल भी नसीब नहीं होती थी, तो बाइक के पीछे गर्लफ्रेंड, मतलब मेरे मन में चल रहा है ये। और पास में खड़ी ये बिटिया, मान लो तेरा नाम क्या है बेटा? अंशिका। अंशिका मेरे पास, ये भी साथ में ही उतरी थी तो पास में खड़ी थी। तो मेरे सामने से एकदम बाइक निकली, इसने भी बाइक को देखा,
फिर मेरी तरफ देखा एकदम से, तो मेरे चेहरे की भावभंगिमाएं देख के ये समझ गई कि सर क्या सोच रहे होंगे। इतना तो अपन अंदाजा लगा लेते कोई आदमी किसके बारे में क्या सोचता है। तो जैसे ही मैंने ऐसा सोचा और अंशिका ने अंदाजा लगाया कि सर ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो तुरंत अंशिका ने मुझे कहा कि सर दे आर नॉट डीम्ड टू बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। सुनो सुनो क्या बोली, डोंट डीम देम टू बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत मान लेना। मैंने कहा क्यों, वो तो हरकतें तो वैसी है। अरे बोले सर वो दोनों भाई बहन हैं। और ऐसे, अरे बोले ऐसे नहीं है, उनके मन में कोई पाप नहीं है आप जैसा सोच रहे हो। वो बड़ा भाई है, वो छोटी बहन है, ये फाउंडेशन कर रहा है, वो 12th कर रही है इसी एकेडमी से, 12th कॉमर्स में है। तो आज दोनों की छुट्टी एक साथ होगी, तो वो बहन भाई अपनी बहन को लेके घर जा रहा है। तो वो होता है क्या, इस तरह की बाइक में जब बैठते हैं तो एकदम से आदमी आगे झुकता है और एकदम तेजी से गियर मारो तो पीछे वाला सामने वाले पे लीन फॉरवर्ड हो जाता है। तो वो आपको इसलिए ऐसी शंका हो गई कि ऐसी कोई स्थितियां हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत मान लेना। अंशिका को ये लाइन बोलने की नौबत क्यों आई कि सर इनको भूल के भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत मान लेना? क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई, नौबत ऐसी आई कि अगर क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता तो मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान लेता, अगले दिन निपटा देता इसको। तो पहले दिन बोला था ना जब तक पढ़ो इन सब में ना पढ़ो, अरे तो फिर कैसे पड़ गया? तो अब समझ में आ गया कि नहीं नहीं मेरी गलती थी कि मैंने इनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान लिया। पर अच्छा हुआ ना मैं मानता, उसके पहले किसी ने मेरे को क्या दे दिया, क्लैरिफिकेशन। और क्लैरिफिकेशन देना क्यों पड़ा, ये हमारा वाय था। वाय क्या था कि लॉ को ये लाइन लिखने की इस तरह से स्टार्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि आगे जो जिन दो का नाम हम पढ़ने वाले हैं वहां पर ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं, ऐसी नौबत आती है कि इनको देख के आमतौर पे कोई भी सामान्य व्यक्ति ये अज्यूम कर लेता है गलती से कि ये भी पार्टनर जी हैं, ये भी पार्टनरशिप फर्म ही तो है। पर वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, वो तो HUF है, वो तो बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ साथ में काम कर रहे हैं। तो बोले फिर कैसे इनको पार्टनर कह लो, कि जबकि ये पार्टनर है ही नहीं। पर चूंकि उनको देख के लोग कंफ्यूज होकर पार्टनर मान लेते हैं, तो लॉ ने कहा लो लोग अगर कंफ्यूज होकर इनको पार्टनर मान लेते हैं तो हम क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। नौबत आई है क्लैरिफिकेशन देने की, तो क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट डीम्ड टू बी पार्टनर्स। इन निम्नलिखित दो रिश्तों को भूल के भी पार्टनरशिप का रिश्ता मत मान लेना, ये पार्टनरशिप नहीं है। HUF ही होती है और बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ ही होते हैं। क्या वाय था समझ में आया? देखो ये लाइन रटा के भी काम हो सकता था, मेरी बात सुनो फिर बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें जो आपको एंगल दिया सोचने का, उससे आपको एक ये चीज समझ में आई कि अब आगे जब जब जो पढ़ना है इंटर में भी और फाइनल में भी, ऐसे हर पॉइंट के पीछे एक एक वाय बनाना है और उस वाय का उत्तर खुद से खोजना है। टीचर अच्छा मिले और हर वाय का जवाब दे तो सो फार सो गुड, नहीं मिले तो मैं तो आपको आतंकवादी बना ही रहा हूं ना। यहाँ सब भर दूंगा आपके दिमाग में सारी टेक्निक्स पढ़ने की। आ रही बात समझ में? खुद से खोज लेना। चलो तो पहली लाइन आ गई, द फॉलोइंग पर्सन्स आर, मतलब निम्नलिखित को पार्टनर भूल के भी मत मान लेना। किन किन को? तो बोले पहला, मेंबर्स ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन अ फैमिली बिजनेस। अब प्रश्न ये है कि इसके पीछे की भी जड़ खोदते हैं। ऐसा क्या होता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स को पार्टनर मानने की नौबत आ जाती है, जिसके कारण लॉ को लिखना पड़ा कि मत मानना? नौबत तो आई होगी ना, तो ऐसा क्या हो जाता है कि नौबत आ जाती है? तो बोले यार इसके फीचर थोड़े थोड़े पार्टनरशिप जैसे दिख जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग साथ में मिलकर व्यापार कर रहे हैं, हाँ यही तो पार्टनरशिप में होता है कि कुछ लोग मिलकर साथ में व्यापार करते हैं। फिर वो जो प्रॉफिट कमाते हैं वो आपस में बांटते हैं, हाँ यार ये भी होता है। तो बोले ऐसे कुछ कुछ फीचर्स थोड़े से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भैया ये भी पार्टनर है। तो उनको क्लैरिटी दे दी कि नहीं ये पार्टनर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, जबकि पार्टनरशिप तो प्रॉपर पार्टनरशिप होती है, उसमें सभी की लाइबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरली अनलिमिटेड होती है। बराबर ना? मतलब HUF है, पार्टनरशिप नहीं है। दिखती है पार्टनरशिप जैसी लेकिन है नहीं। क्लैरिफिकेशन दिया लॉ ने। बराबर? पहला समझ में आया? HUF को HJF भी बोलते हैं। हिंदू जॉइंट फैमिली बोल लो तो भी एक बात है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोल लो तो भी एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? संगठित बोल लो या अविभाजित बोल लो, मीनिंग सेम ही निकल रहा है। चलो दूसरा, बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस। इसको सब रटा रहे हैं, मैं भी रटा दूं क्या? याद कर लो, बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कि नहीं? तो सुनो फिर जल्दी से पैटर्न ड्रॉ करना। मेथड टीचिंग, जापान को बिलोंग करे वो। चलो लिखने में टाइम बहुत जाएगा, आजकल टाइम कम कम मिलता है, बाद में टाइम बढ़वाएंगे। बताइएगा,
जापान को बिलोंग करे वो जापानीज, वियतनाम को बिलोंग करे वो वियतनामीज, पोर्चुगल को बिलोंग करे वो पोर्चुगीज। पोर्चुगीज की स्पेलिंग बता, तू बताएगी बेटा। FOR, पोर्चुगीज, पोर्चुगीज। पोर्चुगल देश को जो बिलोंग करे उसको बोलते हैं पोर्चुगीज। पोर्चुगीज की स्पेलिंग बतानी है। PORTUNI। अचल दान ने बता। GESE। गलत। यू आता है, मी नहीं आता, यू आता है। PORTUGUESE, पोर्चुगीज। तो कई बार ये जो ईज सफिक्स है, ईज, ये किसी कंट्री की बिलोंगिंग बताता है। जो इस देश को बिलोंग करे वो इस देश का ईज। अब अलग अलग नामों में जो एंड वाले देश होते हैं, लैंड वाले, उसमें इश लगता है। पॉलिश, इंग्लिश, स्कॉटिश, हॉलिश नहीं होता पर होता है, बहुत सारे देशों में इश लगता है। इंग्लैंड, इंग्लिश, बराबर। तो कुछ कुछ देशों में ईज लगता है। तो बर्मा भी एक देश है, फटाफट से 2 मिनट में। बर्मा क्या है? एक देश है। ध्यान सुनना। 1820, अब ये सिर्फ आपको मालूम है ना, दोस्त को फोन लगाना, उसको ये सब बताना और कहना ठीक है तो वहीं जा। 1824 से लेके 1937 तक, ध्यान से सुनना, बर्मा वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। 1824 से 1937 तक बर्मा वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। उसके पहले एंशिएंट इंडिया में बर्मा वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट, लेकिन बर्मा भारत का हिस्सा था। बर्मा कहाँ है? इधर आओ, भूटान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत की काइंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न या सेंट्रल ईस्टर्न के आसपास कहीं पे बॉर्डर पे पड़ता है बर्मा। बर्मा देश ने अपना नाम बदल के आजकल कर लिया है म्यांमार, जहां भूकंप आया अभी, है ना, खतरनाक। भारत ने अपनी सारी हेल्प भेजी ब्रह्मा मिशन, ब्रह्मा के तहत, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो बर्मा वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, नाउ म्यांमार। बर्मा की कैपिटल वॉज रंगून, आजकल रंगून का नाम बदल के हो गया यांगोन। ये बड़ा खेल है, पहले देश का नाम बदला, फिर जो कैपिटल सिटी थी उस कैपिटल सिटी का नाम बदला, यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद कैपिटल सिटी चेंज कर ली, वो भी चेंज कर ली। मतलब आप तो ये समझो कि जैसे इंडिया ने अपना नाम बदल के भारत किया, ठीक, फिर दिल्ली का नाम बदल के दिल्ली किया, और उसके बाद भारत की कैपिटल ही बंबई को बना दिया। ऐसा होता तो कितनी हंसी आती, वैसा उनने किया, ठीक, कि कंट्री का नाम बदला, फिर कैपिटल सिटी का नाम बदला, अब आजकल कैपिटल सिटी बदल दिया, आजकल उनकी कैपिटल है नाइपीडाउ। यहां तक भी ठीक था। उसके बाद सरकार ही बदल गई, तो वहां पे चुनी हुई सरकार, राष्ट्रपति है ही नहीं, वहां की राष्ट्रपति को हटा दिया गया, आंग सान सू की, वन की, क्या नाम है। और उसके बाद वहां की जो सेना थी, वो सेना आके, जैसे सैनिक विद्रोह होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कू। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कू, COUP। हाँ, इसको बोलते हैं कू, मिलिट्री कू। जैसे SOUP को क्या बोलते हैं? लेकिन COUP को क्या बोलते हैं? कू। और पढ़ो इंग्लिश, जितना पढ़ोगे उतना दिमाग खराब होता है इसमें। तो कू का अर्थ क्या होता है, ये पूछो फटाफट से 2 मिनट में। कू का अर्थ होता है कि जब देश की चुनी हुई सरकार को, या जो पहले से एस्टेब्लिश राजा है उसको हटा के सेना उस देश पे कब्जा कर लेती है, सैन्य विद्रोह करके, इसको बोलते हैं कू, मिलिट्री कू। याद रहेगा, ये काम आएगा आपको। अभी 6 बजे की डिबेट देखोगे आज तक पे तो समझ में आएगा ना क्या चल रहा है। कू वर्ड आया तो आप समझ जाओ कि कू मतलब क्या होता है। सुना ध्यान से। तो कू हो गया और वहां पे सरकार बदल गई, ठीक। अब ये जो बर्मा है ये इंडिया का पार्ट था, तो जैसे राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश है, वैसे ही बर्मा भी एक प्रकार के इंडिया का एक स्टेट था, सेपरेट कंट्री नहीं था 1937 के पहले। हमारा एक्ट कब आया? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। मतलब जिस दिन ये एक्ट आया उस दिन बर्मा पे भी लागू होता था, बिकॉज एट दैट टाइम बर्मा वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। अब ऐसे में बर्मा, जो कि भारत के मेन लैंड में है कि आउटस्कर्ट्स पे है? मेन लैंड में बुद्धिज्म ज़्यादा नहीं फैला हमारे यहाँ, क्योंकि बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स जो है वो हिंदुइज्म, जैनिज्म से मैच करते थे, तो लोगों को कुछ नया नहीं मिला। लेकिन जो आउटस्कर्ट्स थे वो बहुत बिगड़ गए थे। कुछ तो भी संबंध हो रहे हैं पति पत्नी के अलावा भी, दारू बहुत चल रही है, मांस मदिरा का बहुत सेवन हो रहा है। तो वहां जाके जब बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, एक अच्छा आगे से, वहां जाके जब स्प्रेड हुआ कौन सा रिलीजन? बुद्धिज्म। तो उन लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, अहिंसा पालन करना चाहिए वो। तो बर्मा में झट से लोगों ने बुद्धिज्म अपना लिया, है ना। 2 मिनट में फटाफट बोलता है ना, 1.5 की स्पीड पे। तो बर्मा में जब लोगों ने बुद्धिज्म अपना लिया
तो बर्मा में बुद्धिस्ट लोग हो गए सारे, तो बर्मा में रहने वाले और बुद्ध धर्म को मानने वाले बर्मीज बुद्धिस्ट। ठीक। अब चूंकि इंडियन मेनलैंड में मुगलों का आक्रमण हुआ तो महिलाएं दब गई डर के मारे, लेकिन चूंकि वहां तक नहीं पहुंचे मुगल, इसलिए वहां की महिलाएं नॉर्मल रही। तो वो काम पे भी जाती, पति का हाथ बटाती, दुकान पे भी बैठती, साथ में व्यापार करती। तो पूरे भारत में तो महिलाएं दबी सहमी दिखती थी, पर भारत के कुछ हिस्से जैसे बर्मा वगैरह में, वहां पर महिलाएं पति के साथ दुकान पे बैठती, काम करती हुई नजर आती थी। तो यहाँ का आदमी जब वहां जाता और देखता कि यार ये तो दो लोग साथ में व्यापार कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो क्या समझ बैठता था? पार्टनर। तो इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए लॉ को क्या लाइन डालनी पड़ी कि भाई बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ को नॉट डीम टू बी पार्टनर, इनको भूल के भी पार्टनर मत। विथ लॉजिक समझ में आया क्या? अच्छा, एक काम कर, इस पूरे टॉपिक को समराइज कर देते हैं। HUF और BBC, हस्बैंड एंड वाइफ को कपल बोल लो, बोल ही सकते हैं ना, हस्बैंड वाइफ को कपल ही बोलते हैं, बराबर। तो अब क्या, छह वर्ड्स में काम हो गया। व्हाट आर नॉट डीम टू बी पार्टनर्स? HUF BBC। अगली मुलाकात कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।